का मतलब है, सेकंड में रेगुलर रेट ऑफ स्किपिंग होती है सेकंड में जी। उसमें रेगुलर रेट का मतलब ये है कि क्यू आर जो आपका पी आर इंटरवल है, हम इसमें सिर्फ पी आर की बात करते हैं, पी आर इंटरवल सेम रहेगा। सेकंड डिग्री जो मोबिट्स टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक है उसमें पी आर फिक्स रहेगा और क्यू आर एस जो है वो रेगुलर होगा और उसके बाद स्किप हो जाएगा। लेकिन जो मोबिट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक है उसमें पी आर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा, ठीक है, और उसमें क्यू आर एस स्किप होगा जी, एक रेगुलर रेट में स्किप होगा, यानी कि 2-3 के बाद जो है वो चौथी जो है क्यूआरएस स्किप हो रहा है, उसके बाद फिर 2-3 के बाद चौथी क्यूआरएस स्किप हो रहा है। उसमें रैंडम नहीं होगा, उसमें यानी एक में थोड़ा सा इंक्रीज, फिर सेकंड इंक्रीज और थर्ड में और इंक्रीज और उसके बाद स्किप हो रहा है, ठीक है। अब बात करने लगे हम थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक, ठीक है ना। थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक का सिंपल अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट के अंदर एट्रिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और वो वेंट्रिकल्स में जाती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से एट्रिया का वेंट्रिकल से कनेक्शन कट ऑफ हो जाए तो वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से जनरेट होगी? अगर वेंट्रिकल्स अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेंगे पर कंजी फाइबर से करेंगे ना। हाँ या ना में आंसर करें ताकि मुझे ये यकीन हो कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। एसेसरी पाथवे से, बिल्कुल सही बात है कि एसेसरी पाथवे जो आपका है उससे स्टार्ट होगी और एड्रियल तो अलग काम कर रहा है, यानी ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है, उसका रेट होता है आपको पता है कि तकरीबन 70 टू 120 के दरमियान ये आपका इसका यूजुअली रेट है। जो परकंजी फाइबर्स है वो तकरीबन आपको पता है कि मोर देन 40 के करीब या 40 के अराउंड जो है वो हार्ट रेट चल रहा होता है। तो क्या होगा कि एट्रिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी अगर एक मैं आपके सामने ईसीजी ड्रॉ करूं उसमें ये होगा कि एट्रिया अलग काम कर रहे होंगे और वेंट्रिकल्स अलग काम कर रहे होंगे। यानी हम मैं ये बात कर रहा हूं ये पी वेव है, ठीक है, ये पी वेव। अब इसमें देखें कि मैंने ये जो बनाया है इसमें मैंने पी वेव का रेट सेम है, लेकिन इसके अंदर जो क्यू आर एस है, ठीक है ना, उसमें देखें रेट कितना गैप आ रहा है, ठीक है। यानी एट्रिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स का अगर मैं देखूंगा इनका आपस में डिस्टेंस तो वो सेम होगा और जब मैं पी वेव्स का रेट देखूंगा तो इनका आपस में सेम होगा, लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल का रेट डिफरेंट होगा। एट्रिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेंट्रिकल, इट इज कॉल्ड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड this patient need immediate treatment with temporary pacemaker or permanent pacemaker intracardiac, or we can see अगर एक patient is a case of inferior wall MI then we should इसमें हम पेशेंट को जो है वो डिफिब्रिलेट या पेशेंट को टीपीएम नहीं डालते, अदरवाइज बाकी क्योंकि उसके अंदर चांस होता है कि दोबारा से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। बाकियों के अंदर हमने पेशेंट को फॉरली इमरजेंसी मैनेज करना होता है। यहाँ तक आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया ईसीजी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। तो इसके बाद अब मुझे बताएं कि आप लोग जो ईसीजी में और एम और एन पैटर्न, हाँ वो मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। जो आप एम और एन की बात कर रहे हैं ना उसके लिए दो चीजें होती हैं। हाँ ईसीजी के अंदर मैं आपको सारी ईसीजी थोड़ी सी बता देता हूँ। वो है क्यूआरएस से रिलेटेड, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड ना दो चीजें हैं। नैरो कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या सोचेंगे और अगर ब्रॉड होगा तो क्या सोचेंगे, ठीक है ना। ब्रॉड का क्या मतलब है? नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होता है? नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होता है? इसकी कितनी बिट्स होती है? हम कहते हैं कि इससे ज्यादा होगा तो ये प्रोलॉन्ग होगा, शाबाश, 0.12 सेकंड। अगर नॉर्मल क्यूआरएस 0.12 सेकंड है, अगर इससे ब्रॉड हो जाए यानी तीन जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उससे ब्रॉड हो जाए तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ये ब्रॉड क्यूआरएस है। अब ब्रॉड क्यूआरएस की कॉजेज में आते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और उसके अलावा फिर फेसिकुलर ब्लॉक्स, राइट हैम फेसिकुलर, लेफ्ट हैम एंटीरियर हेमी, पोस्टीरियर हेमी, वो नहीं मैंने पढ़ाई। मैंने आपके लेवल पे दो ही बातें बतानी है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब जब राइट बंडल और लेफ्ट बंडल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो दो फार्मूलाज आपने जिंदगी में कभी नहीं भूलने, ठीक है। एक है मैरो और एक है विलियम। ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने नोट कर लेने, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विलियम और मैरो। अब इसके अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नॉर्मली हमने सबसे पहली बात कर दी
कि ब्रॉड क्यूआरएस होगा, तो उसके अंदर हमने दो चीजें सोचनी है, या विलियम या मैरो। अब ये जो है ना कि याद रखने के लिए है। अब डब्ल्यू पहले आता है, और यानी जो एम मैरो का पहला वर्ड है और विलियम का पहला वर्ड डब्ल्यू है, तो यहाँ पे हमें कौन सी लीड देखनी है, वो देखनी है चेस्ट लीड V1, ठीक है। और जो W और M ये एंड पे आता है, तो इसके अंदर हम कौन सी चीज देख रहे हैं, V6। अब ये F और W एक्चुअल में है क्या, दिस इज, अगर एक मैं इजीली ड्रॉ करूं, उसके अंदर एक ये पैटर्न आ रहा है, इसे हम कहते हैं RSR पैटर्न, RSR पैटर्न, बट इट लुक्स लाइक M, तो ये M पैटर्न भी कहते हैं इसको, और RSR पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक ECG है, यानी ये P वेव थी, फिर QRS कॉम्प्लेक्स और उसके बाद T वेव, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं RSR पैटर्न भी कहते हैं, या इसको हम M पैटर्न भी कहते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा बना दूं यूं, तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, ये आपको एक्चुअल में W लगेगा, ठीक है। तो ये W को दूसरा नाम क्या है, W भी कह सकते हैं, और ये SRS पैटर्न भी कह सकते हैं, कि पहली वेव आई है Q, ठीक है ना, और उसके बाद R और ये S, ठीक है। तो ये उल्टा पैटर्न बन गया। तो अब ये वाले जो ब्रॉड QRS के पैटर्न है, अगर ये M पैटर्न या RSR पैटर्न V1 में मिले, और अब मैं आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। M stands for M pattern in V1, R stands for right bundle branch block. Second R represents right axis deviation on ECG. और W पैटर्न इन V6, तो हम उसे कहेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मैरो। मैरो मतलब V1 पैटर्न, यानी RSR या M पैटर्न इन V1 एंड W पैटर्न इन V6 विद ब्रॉड QRS एंड राइट एक्सिस डेविएशन। तो इस फॉर्मूले से आपको ये याद हो जाएगा कि ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है। और विलियम के अंदर अगर हम बात की जाए, इसके अंदर अगर बात की जाए विलियम से रिलेटेड, तो उसमें ये याद रख लें कि W stands for V1, M stands in V6, ब्रॉड QRS तो है, L stands for left bundle branch block, और सेकंड L stands for left axis deviation। यानी एक ECG के अंदर अगर आपको ब्रॉड QRS मिल रहा है, साथ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल रही है, और V1 पैटर्न कोई V1 में W पैटर्न मिल रहा है और M पैटर्न V6 में मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की क्या क्या कॉजेज हैं, और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की क्या कॉजेज हैं, ये आप लोगों ने खुद भी एक दफा पढ़ लेनी है। कॉमन में बता देता हूँ कि मैरो जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की मोस्ट कॉमन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस आ जाती हैं, हार्ट फेलियर भी आ जाता है। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है वो अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी आ जाता है। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है, यानी ओल्ड भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो है वो सुगार बोसा क्राइटेरिया होता है, उसको हम करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक जो हमने बातें आप लोगों को बताई हैं, क्या वो आप लोगों को समझ में आ गई हैं, या इसके अलावा भी कुछ करने की जरूरत है, काइंडली बता दें।